बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे हो सब? अ वेरी गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग आदर्श, गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग प्रिंस। कैसे हो सब, क्या हाल चाल? इज एवरीवन वंडरफुल, अमेजिंग? लास्ट क्लास में मेरे को लग रहा है एक सवाल तो था, है ना? एक सवाल तो था, एक सवाल था लास्ट क्लास में, है ना? उसको डिस्कस करते हैं पहले। एक क्वेश्चन था कि फोकस, सेंटर और एक्सेंट्रिसिटी एक एलिप्स का दिया हुआ है। जैसे फोकस दिया हुआ है 3,4, फोकस दिया हुआ है 3,4, एक्स सॉरी सेंटर दिया हुआ है 2,3 और एक्सेंट्रिसिटी हाफ दिया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस तरह के सवाल देख कर ही सीखे जाते हैं। बहुत बार बच्चे खुद से भी कर लेते हैं, लेकिन हाँ, देख के मोस्टली बच्चे सीखते हैं। देखते हैं क्या कर सकते हैं सवाल में। जैसे इसमें क्या है, जैसे मान लो एक एलिप्स है जो हमारा स्टैंडर्ड था, है ना? पहले उसी को सोचते हैं, है ना? कोई बोले कि सर मैं पी एस अपॉन पी एम करके निकाल लिया था, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये हमारा अगर स्टैंडर्ड एलिप्स है तो हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम इसी फॉर्मेट में एलिप्स को लिख रहे हैं। जैसे बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना कि इसमें एक वेरिएबल पॉइंट ले लेते हैं पी एच कॉमा के, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी की पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई करके कुछ निकाल लेते हैं ना। फोकस दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेते हैं और वहां से कर लेते हैं ना। तो हम लोग बोले क्या कि जरूरी नहीं कि उसी फॉर्मेट में आंसर हो, आंसर इस फॉर्मेट में भी आपको मिल सकता है ना, इसलिए इसको ज्यादा ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, है ना? तभी कुछ चमकेगा, नहीं तो फिर गायब सही रहेगा। जैसे इसके ऊपर एक मूविंग पॉइंट एक्स कॉमा वाई होता है, तो आप इसको ऐसे फील कीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? जो मैं बोल रहा हूँ बस उसको फील कीजिएगा, ठीक है ना? जैसे ये पॉइंट है ए कॉमा 0, तब आप देखिए यहाँ पे ये x है, ये x है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस माइनर एक्सिस इज x, है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द माइनर एक्सिस इज व्हाट, x। तो ये x है, तो आप ऐसे फील कीजिए कि दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज एक्स स्क्वायर, और नीचे ए स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, ये देखना, इधर है ये फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस मेजर एक्सिस, ये है वाई स्क्वायर, और अपॉन कितना है बच्चों, बी स्क्वायर। कैसे दिमाग में डालिएगा, कैसे दिमाग में डालिएगा कि एक मूविंग पॉइंट ले लिया एलिप्स के ऊपर, उसका माइनर एक्सिस से डिस्टेंस अपॉन ए स्क्वायर, अपॉन ए स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, मेजर एक्सिस या सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, है ना? फिर उसका मेजर एक्सिस से डिस्टेंस y, तो फिर ऊपर y स्क्वायर, और नीचे कितना आएगा, सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर। यानी डिस्टेंस मेजर एक्सिस से निकाल रहे हैं तो नीचे सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर रख रहे हैं, डिस्टेंस माइनर एक्सिस से निकाल रहे हैं तो नीचे सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। अब जैसे हम इस वाले एलिप्स की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझते हैं ना। तो हमने बोला कि साहब ये जो एलिप्स है ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, पहली चीज तो ये समझ लीजिएगा, है ना? किसी को अगर उसी में गड़बड़ा जाए मामला तो अलग बात है ना। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, इसमें बस सेंटर दिया हुआ मेरे को कि ये 2,3 है ना? इसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसा भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा ही होगा, है ना? और इसका जो फोकस है वो 3,4 है, ऐसे कुछ ऐसा है। तो ये लिस्ट अगर ओरिजिनल एक्स और वाई में देखिएगा तो ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला मामला नहीं बैठेगा। ये आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा एलिप्स दिखेगा, है ना? टेढ़ा मेढ़ा एलिप्स दिखेगा। तो अगर आप इस एलिप्स की इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं तो फिर से समझिएगा, जो मैंने बताया फंडा वही यूज करेंगे अभी, है ना? अभी वही जो फंडा बताया है वही यूज करेंगे ना, कि हम सबसे पहले इसके ऊपर एक पॉइंट लेंगे, और सुनना ध्यान से,
हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले माइनर एक्सिस से डिस्टेंस, माइनर एक्सिस से डिस्टेंस ध्यान रखिएगा। तो इसके ऊपर एक पॉइंट x, y है और माइनर एक्सिस से डिस्टेंस कैसे आएगा, तो अगर तुम माइनर एक्सिस फाइंड आउट कर लोगे तो आ जाएगा। तो हमने बोला भाई साहब इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 4 - 3 अपॉन 3 - 2 है ना, इसका स्लोप यही है 4 - 3 और 3 - 2 है ना। तो देख सकते हो कि इसका स्लोप जो आएगा वो 1 आएगा, यानी कि ये इसका परपेंडिकुलर लाइन है माइनर एक्सिस, तो इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप हो गया -1। साथ ही साथ ये लाइन पास कर रही है फ्रॉम द पॉइंट 2, 3। तो इसका जो माइनर एक्सिस की इक्वेशन है ना, माइनर एक्सिस की इक्वेशन है वो कैसे है कि भाई y - y1 इक्वल टू -x - 2, यानी कि यहां से लिखिएगा तो y - 3 इक्वल टू -x + 2। आप देख लीजिए माइनर एक्सिस की इक्वेशन कैसे लिखी जा रही है, और यहां से आएगा आपके पास x + y -1 इक्वल टू 0, ऐसा आएगा। ये हो गया माइनर एक्सिस की इक्वेशन है ना, माइनर एक्सिस की इक्वेशन, ध्यान समझते रहिएगा। तो अभी मैंने बतलाया था क्या कि इस पॉइंट का माइनर एक्सिस से डिस्टेंस और नीचे आएगा सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर। तो इस पॉइंट का माइनर एक्सिस से डिस्टेंस, ध्यान रखना डिस्टेंस जब निकालोगे x, y पॉइंट का इससे, तो डिस्टेंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, x + y -1/√2। ये डिस्टेंस है बॉस, है ना। बहुत बार बच्चे ये √2 भूल जाते हैं और उसमें गलती होती है। ये x, y का इस लाइन से डिस्टेंस तो कैसे रखते हैं, उठा के रखते हैं ना x, y को इसमें, x + y -1, और नीचे क्या आता है √x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर √2। तो यहां पे तो इसका स्क्वायर आएगा, लेकिन नीचे क्या आएगा बॉस, a² आएगा। नीचे क्या आएगा, a² आएगा। a अभी निकालना है ना, a अभी निकालना है, उस पर भी हम बाद में आते हैं। अपॉन प्लस इस तरीके से इसका सेमी मेजर सॉरी इसका मेजर एक्सिस से डिस्टेंस, तो स्लोप इसका 1 है, 2, 3 से ये भी पास कर रहा है, वैसे तो 3, 4 से भी पास कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं y - 3 स्लोप 1 है, x - 2, यानी इसकी इक्वेशन आ जाएगी दोस्त x - y + 1 इक्वल टू 0, है ना। x - y + 1 इक्वल टू 0, आप समझ गए। अब इस x, y का इससे डिस्टेंस, तो यानी कितना आएगा बचाओ बताओ, x - y + 1, है ना। ये थोड़ा सा मुझे लगता है गलत लिख दिया मैंने, -5 होगा यहाँ पे, ये -5 इक्वल टू 0 होगा ना, यहाँ -5 आएगा, है ना। बाकी सब ठीक है, यहाँ -5 आएगा। तो दिस का होल स्क्वायर अपॉन b² इक्वल टू 1, ये आएगा आपके पास एलिप्स की इक्वेशन, ये आएगा एलिप्स की इक्वेशन, है ना। अब सुनना a² b² निकालने का फंडा। तो बेटा आपने देखा ना कि फोकस से, है ना, फोकस से जो डिस्टेंस होता है सेंटर का वो होता है ए, है ना। फोकस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है ए। तो यानी कि अगर मैं ये सेंटर बोल रहा हूं, ये फोकस बोल रहा हूं, तो मेरे हिसाब से ए क्या आएगा, देखना ध्यान से, ए आएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, है ना। ए आएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो दैट इज √अंडर 4 - 3 या 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर। देखते रहो ध्यान से, ठीक है बात। ई की वैल्यू दी हुई है, ई की वैल्यू है हाफ, यहां पे दी हुई है ई की वैल्यू है हाफ, और इधर आएगा 3 - 2 1 और ये भी 1, तो √2। तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों 2√2, है ना, 2√2। और b² क्या था बच्चों, b² था a² इंटू 1 - e², मतलब 1 - 1/4, है ना। e की वैल्यू हाफ है ना। और यहां से a² उठाओगे तो 8 आएगा, और इंटू 3/4, तो मुझे लग रहा है कि 2 × 8 एंड दिस इज 6 एंड दिस इज 6। यानी यहाँ पे a² की जगह क्या आएगा बच्चों, a² की जगह क्या आएगा और b² की जगह, तो a² की जगह यहाँ 8 आएगा और b² की जगह यहाँ क्या आएगा 6। तो ये फाइनली इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगा, है ना। तो देखो मैंने तुम्हें टेढ़ा मेढ़ा एलिप्स कैसे लिखते हैं वो भी समझा दिया है वैसे तो, फिर भी कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, है ना। देख लीजिए, दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस। और बहुत बार क्या होता है कि इस तरह से इक्वेशन आपको एलिप्स का मिलता भी है, तो बहुत बच्चे तो समझ ही नहीं पाते कि यार ये क्या लिख दिया है, समझ रहे हो। तो इस फॉर्मेट में बदलना पड़ता है बहुत बार, है ना। तो देख लीजिएगा, आपका वीडियो थोड़ा पीछे चल रहा है शुभम, वो बहुत पहले करेक्ट कर दिया गया है ना। देख लो, फिर भी कोई संदेह हो तो बता सकते हैं, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए, मेरे ख्याल से सब बच्चों ने लिख डाला होगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
Next we are talking about position of a point with respect to an ellipse. पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू एन एलिप्स, इस तरह का आर्टिकल हम पहले भी देख चुके हैं, सर्कल में भी देख चुके हैं, पैराबोला में भी देख चुके हैं। क्या करते हैं इस तरह के आर्टिकल में कि कंडीशन फाइंड आउट करते हैं कि एक पॉइंट कर्व के बाहर कब रहेगा, यानी कि पैराबोला के जैसे बाहर कब होगा, अंदर कब होगा, ऑन द पैराबोला कब होगा, या सर्कल के बाहर अंदर या सर्कल पे कब होगा। वैसे ही यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले कि एलिप्स के बाहर कब होगा, एलिप्स पे कब होगा, अंडर व्हाट कंडीशन, और एलिप्स के अंदर कब होगा, है ना। तो हम लोग यही चीज यहाँ पे हम फाइंड आउट करने वाले हैं, यही चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये फाइंड आउट होगा और क्या ये वही कंडीशन बनता है जो पहले बने हुए कंडीशन है ना। तो ये चीज भी हम देखेंगे। तो ओके देखना, तो हमने बोला कि भाई फिर से इस कर्व की इक्वेशन यानी कि s हम मानते हैं x² अपॉन a स्क्वायर, एलिप्स की इक्वेशन को y² अपॉन b² माइनस 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, है ना। और अभी हम एक पॉइंट बाहर ले रहे हैं बॉस, x1, y1 p। और अगर हम इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर गिरा देते हैं बॉस, यहां पे मेजर एक्सिस पे देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जैसे किसी पॉइंट Q पे काटेगा, मान लीजिए Q पॉइंट है, तो हमने P से एक परपेंडिकुलर गिराया और मान लिया कि ये Q पे काट रहा है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो P और Q के x कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी सेम, यू आल्सो अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, है ना। तो इसको x1 मान लिया क्योंकि ऑफ कोर्स इनके x कोऑर्डिनेट सेम होने हैं क्योंकि वर्टिकल लाइन है, और y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, तो y कोऑर्डिनेट को मैंने y2 मान लिया, है ना। y कोऑर्डिनेट को मैंने क्या मान लिया, y2। यानी Q पॉइंट जो कि ऑन द एलिप्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके x1, y2। तो फिर से हम देख सकते हैं एक बार कि P पॉइंट हमने एलिप्स के बाहर लिया है। देखिए ध्यान से, हमने एलिप्स से एक परपेंडिकुलर गिराया है, किस पे गिराया है, मेजर एक्सिस पे। और वो ऑफ कोर्स अगर बाहर का पॉइंट है तो डेफिनेट सी बात है कि एलिप्स को कहीं काटेगा, और जहां पे एलिप्स को काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट Q का x कोऑर्डिनेट और P का x कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि वर्टिकल लाइन है, तो इसका भी x कोऑर्डिनेट x1 हो गया। y कोऑर्डिनेट विल बी डिफरेंट, तो मैंने मान लिया y2, है ना। तो अब हम लोग एक लिख रहे हैं पॉइंट कि पॉइंट P लाइज आउटसाइड द एलिप्स, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द एलिप्स कब, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो पॉइंट P है दैट लाइज आउटसाइड द एलिप्स व्हेन y2 is या y2 sorry when y1 is या y1 square is greater than y2 square। आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि मैं सब तरफ के पॉइंट को समेट रहा हूं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं यहां पे, तो जैसे y1 is definitely greater than y2, ये जो y1 है ये डेफिनेटली बच्चों y2 से तो बड़ा है, आप स्केल से भी नाप के देख सकते हो, है ना। तो y1 अगर y2 से बड़ा है तो y1 स्क्वायर भी y2 स्क्वायर से बड़ा है। मैं जानबूझ के वो कंडीशन ले रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं S1 में बदलूंगा अभी, है ना। एक तो ये बात है, दूसरी बात ये है कि y1 ग्रेटर देन y2 इज नॉट ऑलवेज ट्रू, क्योंकि पॉइंट मान लो इधर बाहर है, तो जब आप इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिएगा तो इसका y बड़ा है देन दिस। कोई बोले अरे सर इसका y बड़ा है, अरे ये नेगेटिव में बॉस, तो अगर ये नेगेटिव में है तो इसका y बड़ा है देन दिस, तो यहां पे ये फेल कर जाएगा। लेकिन अगर आप स्क्वायर की बात कीजिएगा तो अभी भी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा होगा, है ना। अगर इसके पॉइंट को y1 कहते हो y कोऑर्डिनेट को, और इसके y कोऑर्डिनेट को y2 कहते हो, तो अभी भी y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर से बड़ा होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बात, है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज बेटर टू से y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर। क्यों बेटर टू से, क्योंकि हम लोग बोले पॉइंट जरूरी थोड़ी है कि ऊपर की साइड ही मिले, ऊपर की साइड में तो y1 ग्रेटर देन y2 है, बट फिर भी उसको हम स्क्वायर करेंगे ही। क्यों करेंगे स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे S1 टाइप की चीज में डेवलप करना होगा, है कि नहीं, हमें S1 टाइप की चीज में डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या है कि मैं y1 स्क्वायर ग्रेटर देन y2 स्क्वायर लिखूं, क्यों, क्योंकि इससे ये वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे। क्योंकि अगर इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखिएगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखिएगा, तो y कोऑर्डिनेट तो इसका बड़ा है इससे, लेकिन जब हम बात करेंगे कि उसके स्क्वायर को कंपेयर करोगे तो फिर इसका स्क्वायर कंपेयर होगा इससे। क्यों, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्वायर करते ही क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट। तो y1 स्क्वायर इज ग्रेटर देन y2 स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। अब दोनों साइड b स्क्वायर से भाग दीजिए, और हम एक चीज ऐड कर रहे हैं दोनों साइड हम क्या ऐड कर रहे हैं बॉस, x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, ये ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर इस चीज को ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये चीज बन जाएगी, देखिएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, एंड दिस इज ग्रेटर देन x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस y2 अपॉन b² -1। अब एक चीज आप भी समझते होंगे, है ना, एक चीज आप भी समझते होंगे कि ये जो x1 y2 पॉइंट है ये तो ऑन द एलिप्स है। तो अगर ये x1 y2 पॉइंट ऑन द एलिप्स है तो ये एलिप्स की इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना ही करना है सर। तो x1 y2 पॉइंट जब हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आएगी, अगर x1 y2 ऑन द कर्व है तो x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y2 अपॉन b² -1 हैज टू बी 0। x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y2 अपॉन b² -1 हैज टू बी 0। क्यों 0? क्योंकि पॉइंट इज ऑन द एलिप्स, तो वो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है ये तो 0 है सर, और इस लेफ्ट हैंड साइड के साथ खेलते हैं पहचान कौन। तो आपको पता है ना कि जब हम कर्व में एक्स वाई की जगह x1 y1 रख देते हैं तो वो एक्सप्रेशन को हम क्या कॉल करते हैं, s1। तो जब हम xy की जगह यहाँ x1 y1 रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन s1 अगर है तो ये एक्सप्रेशन भी तो s1 ही हुआ। यानी हम लोग बोल रहे हैं पॉइंट बाहर कब होगा, पॉइंट बाहर कब होगा, जब s1 क्या होगा, पॉजिटिव। पॉइंट बाहर कब होगा, जब s1 क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो s1 क्या होगा, 0, और पॉइंट इनसाइड है तो s1 क्या होगा, नेगेटिव। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ जाएगी, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं इसके बाद क्या कि पॉइंट P लाइज ऑन एलिप्स, तो क्या लिखूं, क्या लिखूं, s1 इक्वल टू 0। पॉइंट P लाइज इनसाइड एलिप्स, क्या लिखूं, s1 नेगेटिव, है ना, s1 नेगेटिव। देख लो आप, फिर भी कुछ पूछना है तो बता दीजिएगा, और लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है। ग्रेट वन गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और सिमिलर आर्टिकल ही डिस्कस कर रहे हैं जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, एलिप्स एंड अ लाइन, या फिर लाइन एंड एलिप्स, एलिप्स एंड अ लाइन, है ना। इसी तरह का आर्टिकल हम पहले भी कर चुके हैं ना, इस तरह का आर्टिकल हम पहले भी कर चुके हैं। वहां पे भी हमने सिमिलर चीजें देखी थी कि भाई एक एलिप्स के बाहर से लाइन जा रही हो, टच कर रहा हो, या फिर इंटरसेक्ट कर रहा हो 2 पॉइंट पे। ऐसे हमने सर्कल में भी देखा था और पैराबोला में भी देखा था, है ना। तो सब जगह देखा हुआ है हमारा। तो अब एलिप्स में भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम लोगों ने कि ये एलिप्स की इक्वेशन वही है अपने पास, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² -1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, है ना। और हम फिर से वही 3 केसेस सपोज कर रहे हैं कि एक लाइन बाहर से चला गया मान लीजिए, फिर एक लाइन है कि जो टच करता हुआ गया, जरा जरा टच मी करते हुए, है ना, और एक हो गया कि इंटरसेक्ट करते हुए निकल गया। तो लाइन जो है हम उसकी इक्वेशन को कैसे ले सकते हैं, लाइन की इक्वेशन को ले रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का। तो फिर से हमारे पास यहां कोई, है ना, ऐसा मत सोचिएगा कि कोई तरीका है जैसे सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वगैरह वगैरह, ये एलिप्स में नहीं काम करता है। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन वाला तरीका सिर्फ और सिर्फ सर्कल में काम करता है और अपनी जिंदगी को आसान बना देता है। लेकिन जब भी आप सर्कल की, एलिप्स की बात कीजिएगा या पैराबोला की बात कीजिएगा तो यू हैव ओनली वन बेसिक तरीका, एंड दैट तरीका इज कि सॉल्व द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड द लाइन, और फिर उसके डिस्क्रिमिनेंट पे पहुंचकर फिर अब आप कमेंट कीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो टच करता हुआ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो लाइन और एलिप्स का कोई भी ताल्लुकात नहीं रहेगा। तो ये सारी बातें हम फिर से वैसे ही करेंगे जैसे हमने पैराबोला में की है। यहां कोई भी ऐसा अप्रोच मत भिड़ा दीजिएगा कि सर हमने तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लिया, हमने तो स्केल से नाप लिया सर जी, है ना, हमने बित्ता रख के नाप दिया। तो इस तरह के काम नहीं करने, है ना। हमें एक ही काम करना पड़ेगा कि लाइन ऑन एलिप्स को सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी उठा के इधर से उधर रख देते हैं। तो जब आप y इक्वल टू mx प्लस सी से उठा के उधर रखिएगा तो x² अपॉन a² प्लस mx प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन b², है ना।
और -1 इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। हमने क्या किया भाई कि 1 को तो इधर लेकर आ ही चुके थे, y को mx प्लस c रख दिया और ये बन गया। अब इसको थोड़ा ओपन ओपन करना पड़ेगा, है ना, तो इसका एलसीएम लीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4c mx प्लस c स्क्वायर, है ना, यहां तक देखिएगा, ए स्क्वायर इधर बी स्क्वायर इधर, और माइनस में एलसीएम में दोनों जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0, है ना, इधर -1 में दोनों का एलसीएम जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां से आएगा, तो यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह का कोएफिशिएंट आएगा एक्स स्क्वायर का, है ना। फिर कितना आएगा बताओ, 4mc a स्क्वायर एक्स, फिर कितना आएगा बच्चों, यहां से देखिएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यानी ए स्क्वायर इज कॉमन और इनसाइड इज सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स पे डिपेंड करता है या इसके डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा केस हो रहा होगा। तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको 3 केस में बांटेंगे, और बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि 3 केस में, पहला केस होगा, फिर दूसरा केस होगा, फिर तीसरा केस होगा। शाबाश बेटा शाबाश। तो हमने कि पहला केस क्या होगा, तो हमने बोला कि पहला केस होगा सर जी डी पॉजिटिव, और डी पॉजिटिव में क्या बनेगा, अगर डी पॉजिटिव है तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, और एक्स की वैल्यूज 2 आएंगी, मतलब ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 होगा। तो अगर डी पॉजिटिव है तो डिफरेंट रूट्स होते हैं, तो यानी एक्स की यहां पे 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। एक्स की जब 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, मतलब हम बोल सकते हैं कि ये लाइन और ये कर्व 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला कौन सा केस है, ये वाला केस। यानी हम बोल सकते हैं इस केस में कि द लाइन इज सीकेंट, लाइन इज सीकेंट। फिर दूसरा केस d इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू 0 में क्या हुआ होगा सब, एक ही x की वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू रिपीट हुई होगी, है ना, सेम वैल्यू। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये वाला केस हुआ होगा जब हम लोग दोनों x क्या आ जाएंगे सेम, है ना, इंटरसेक्ट 2 अलग पॉइंट पे ना करके सेम पॉइंट पे, यानी टच कर गया, तो d इक्वल टू 0 पे लाइन इज टेंजेंट। इस केस को और एक्सप्लोर करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। और फिर तीसरा केस, है ना, फिर तीसरा केस क्या हो जाएगा कि डी नेगेटिव, मतलब कोई नाता रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, भाड़ में जाए लिप्स, हमें क्या लेना देना, यानी ऐसे बाहर चला जाए, है ना। तो लाइन इज पासिंग फ्रॉम आउटसाइड लिप्स, है ना, लाइन इज पासिंग फ्रॉम आउटसाइड एलिप्स टू mcx। कुछ गड़बड़ा गया क्या, अरे यार कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही कर दे रहा हूं। अब ठीक है भाई, लिख लीजिए अब। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं d इक्वल टू 0 वाला, जो मैंने अभी बोला था ना कि ये कंडीशन को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ना। तो d इक्वल टू 0 दैट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं, है ना, हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी देखने वाले हैं। तो आपको याद है d इक्वल टू 0 मतलब d क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac है भैया, है ना। तो बी स्क्वायर में सबसे पहले तो यहां आएगा 4 m स्क्वायर c स्क्वायर a की पावर 4, a की घात 4, है ना, माइनस हम लोग बोलेंगे कि 4ac, तो एक 4 आएगा, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आएगा, दैट इज b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और फिर क्या आएगा c, तो c की जगह यहां पे क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 0। ये कंडीशन बनेगा, है ना। अब इन दोनों से मुझे लग रहा है देखो 4a स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है ना, 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कलम बदलते हैं थोड़ा सा। 4a स्क्वायर कॉमन आने के बाद यहां बचेगा m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर मतलब ये और ये बाहर आ चुका है ना, 4a स्क्वायर बाहर टहलने आ गया, है ना, बाहर आ गया, अब ये घूमेगा, इसको रहने दीजिए आप, है ना, इसको मत देखिए, इधर देखिए, m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर, यहां पे एक टर्म बनेगा भैया माइनस ऑफ b स्क्वायर c स्क्वायर, है ना सर जी, वेरी गुड। फिर एक आएगा माइनस माइनस प्लस,
प्लस बी की पावर 4 और प्लस कहां सर, माइनस आ रहा है, अरे माइनस यहां भी तो है ना भाई। फिर इसके बाद एक आएगा इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन है ना, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कटने वाला है, या फिर यूं कह लें कि इसका कटने वाला है। फिर ये माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, देख लो सब बच्चे देख लो, एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर गया साफ साफ। अब इन तीनों से देखो कौन कॉमन आ रहा है, मुझे लग रहा है बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, और अंदर क्या बना, अंदर बना यहां से माइनस सी स्क्वायर साहब प्लस बी स्क्वायर, है ना, और फिर कितना आएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक बात है सर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या चीज 0 हो सकती है, 4 तो 0 होने से रहा, ए स्क्वायर तो 0 होने से रहा, क्योंकि एलिप्स की चीजें ये तो 0 होने से रही, बी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, तो बस बचा कौन, ये। यानी हम यहां पे एक लॉ लगा रहे हैं जिसको हम कहते हैं बच्चों प्यार से लॉ ऑफ मजबूरी, है ना, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मजबूरी, क्योंकि ये तो 0 होने से रहे, तो अब मजबूरी इसकी ही है 0 होना है, क्योंकि इक्वेशन को तो सेटिस्फाई होना ही पड़ेगा ना, दिस हैज टू बी 0, यानी कि लॉ ऑफ मजबूरी लगाया है यहाँ पे, है ना। लॉ ऑफ मजबूरी क्या बोलेगा कि भाई ये जो होना चाहिए ये 0 होना चाहिए। क्या कह रहा है लॉ ऑफ मजबूरी, लॉ ऑफ मजबूरी कह रहा है कि ये वाली क्वांटिटी 0 होनी चाहिए। तो अगर ये वाली क्वांटिटी 0 हो रही है, तो यहां से सी स्क्वायर क्या आ रहा है भाई, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत खूब सर। और यहां से सी की वैल्यू क्या आने वाली है, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले यहां तक की कैलकुलेशन को नोट डाउन कीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड पे चलेंगे, साथ में चलेंगे, है ना, तो इसलिए फटाफट से लिख डालिए। ठीक है, वेरी गुड। तो यानी अब हम यहां पे सोचते हैं कि भाई सी की वैल्यू अगर ये आ गई है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं अगर सी ये हो गया, अगर सी ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, है ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी की जगह रख दिया है भैया, देख लीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स या टू द स्टैंडर्ड एलिप्स, ज्यादा जल्दी हो जाएगा, है ना, टू टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड टू द स्टैंडर्ड एलिप्स, टू द स्टैंडर्ड एलिप्स, है ना, इन स्लोप फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द स्टैंडर्ड एलिप्स इन द स्लोप फॉर्म, है ना, ये चीज। अब यहां पे देखो एक दो बातें नोटिस कर लेते हैं फटाफट से। जैसे अगर a इक्वल टू बी हो जाता मान लीजिए, तो a इक्वल टू बी में आपको हालांकि याद नहीं आएगा, कैसे याद आएगा बेटा, इतनी छोटी सी बुद्धि में इतनी सारी चीजें थोड़ी जाती हैं, है ना। तो a इक्वल टू बी जब होगा, तो जैसे ही आपने a बाहर निकाला, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, है ना। जब आप a इक्वल टू बी कीजिएगा इसमें, यानी कि ये एलिप्स सर्कल में अगर बदल गया, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान से, ऐसा। यही तो स्लोप फॉर्म का टेंजेंट था, किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए, यही तो स्लोप फॉर्म का टेंजेंट था भैया, याद करो आप। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर इज द टेंजेंट, किसके लिए, स्लोप फॉर्म का टेंजेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए। ये किसके लिए हो गया टेंजेंट, हाँ सर्कल, अरे तुम्हारा प्यारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, है ना, वही वाला है ना, समझ गया मेरे ख्याल से। तो यानी a इक्वल टू बी में सीधा सीधा वही टेंजेंट आ गया, देख लो यहां से भी, है ना। अच्छा आगे चलेंगे तो क्या पढ़ेंगे इसके बाद, नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, यस यू थॉट इट ऑल राइट, हाइपरबोला। और हाइपरबोला में देखोगे कि थोड़ा सा चेंज आता है कर्व की इक्वेशन में। हाइपरबोला की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये हम आपको आगे आने वाली क्लासेस में बतलाएंगे कि जो हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सुन के हाइपर मत होइएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यानी ऐसा फील होगा, किसको सर, अबे तुम ही को, ऐसा फील होगा कि आप एलिप्स में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रखते हैं ना, तो हाइपरबोला बन गया। अरे इक्वेशन की तरह बोल रहा हूं, ऐसा मतलब ये कर्व में ऐसा कुछ हो रहा है, कर्व में तो कुछ और ही होगा, वो चेंजेस भी देखेंगे, लेकिन आप समझ लेना
कि जो एलिप्स की इक्वेशन है उसमें उसका जो बी स्क्वायर है उसमें आप बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख दीजिएगा तो वही हाइपरबोला बदल जाएगा। यानी यहां से बहुत सारे फॉर्मूले एलिप्स के ऐसे होने वाले हैं जिसमें बी स्क्वायर की जगह अगर माइनस बी स्क्वायर रख दीजिएगा तो आपको सीधा हाइपरबोला के फॉर्मूले मिल जाएंगे। जैसे कि एक अभी अभी देख लेते हैं कि अगर कोई बोले कि स्लोप फॉर्म टेंजेंट हाइपरबोला, सर स्लोप फॉर्म टेंजेंट हाइपरबोला, टेंजेंट फॉर्म सॉरी पता नहीं क्या था। हालांकि अगर कोई बोला हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन स्लोप फॉर्म में, तो हम यहां पे क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह जस्ट माइनस बी स्क्वायर। मिल गया ट्रिक। तो हम लोग बोले बी स्क्वायर की जगह क्या, अरे भाई साहब बहुत तगड़ा ट्रिक मिल गया है ना। तो हम बी स्क्वायर की जगह क्या मिल जाएगा यहां पे, माइनस ऑफ बी स्क्वायर। तो वो अपने आप हाइपरबोला पे टेंजेंट हो जाएगा स्लोप फॉर्म का। क्लियर है क्या बात? अगर क्लियर तो लिख दीजिए एक बार यस। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। फिर से हम लोग एक जो अपना एक्सप्लोरेशन था कि एक पॉइंट से कितने मैक्सिमम टेंजेंट बना सकते हैं, उसी पे चलते हैं, उसी पे चलते हैं। आइए सब साथ में चलते हैं। तो मैंने कहा कि भाई किसी पॉइंट h, k से मैक्सिमम टेंजेंट कितने बना सकते हैं, कैसे पता चलेगा? यस सर, बना के पता चलेगा। वेरी गुड। किसी पॉइंट h, k से हम मैक्सिमम कितने टेंजेंट बना सकते हैं, कैसे पता चलेगा? चलिए देखते हैं। तो हमने कोई पॉइंट h, k है, उससे एक टेंजेंट बना दिया, है ना। तो अब हम जो आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो आर्टिकल कुछ ऐसा है बच्चों, है ना। आर्टिकल कुछ ऐसा है, टू फाइंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू एलिप्स, है ना, टेंजेंट्स टू एलिप्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट h, k। तो हम लोग h, k से मैक्सिमम टेंजेंट्स कितने बना सकते हैं उसके बारे में अब हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। तो हमने बोला भाई h, k एक पॉइंट हो गया, हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। अब एक टेंजेंट लिख दो एलिप्स का और h, k से पास करा दो। तो टेंजेंट तो लिखा लिखा है, इसको h, k से पास करा देते हैं। तो अगर h, k से पास कराओगे तो k इक्वल टू mh। ये पहले हम पैराबोला में भी कर चुके हैं ना, पैराबोला में भी कर चुके हैं। अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना, और नहीं तो पढ़ लीजिए। और तो क्या है, तो हालांकि क्या है कि यहाँ पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी, y इक्वल टू mx प्लस वाला या माइनस वाला, जो भी लिखने की इच्छा हो, y इक्वल टू mx प्लस वाला या माइनस वाला, है ना, और उसको h, k से पास करा दिया। तो h, k से पास कराएंगे तो ये बन जाएगा। अब mh को नीचे पीछे की साइड ले आकर, मतलब लेफ्ट साइड लाकर स्क्वायर कर दीजिए। ये बन गया किसके बराबर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी यहां से क्या आएगा बच्चों, देखना, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k एम एच और इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबको एक साइड ले आइए, तो इसको हम लेफ्ट में ला रहे हैं। तो एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो रहा है बच्चों एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस 2khm, है ना, और प्लस क्या आएगा, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये m में क्वाड्रेटिक है ना। तो अगर m में क्वाड्रेटिक है तो हम लोग बोले क्वाड्रेटिक नेम सजेस्ट, है ना, m में क्वाड्रेटिक में स्लोप 2 आएंगे, है ना, क्वाड्रेटिक नेम सजेस्ट क्या, मैक्सिमम टेंजेंट इज 2, मैक्सिमम टेंजेंट इज 2। हेलो, मैक्सिमम टेंजेंट कितना ड्रॉ कर सकते हैं, 2। और फिर से जब आप इसका डी पॉजिटिव कीजिएगा ना दोस्त, तो डी पॉजिटिव से कंडीशन वही आएगा कि पॉइंट आउटसाइड, डी नेगेटिव कीजिएगा तो पॉइंट इनसाइड आ जाएगा। आप करके देखिएगा इसका डी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपको करने की इच्छा हुई, जैसे मैंने पैराबोला में बतलाया था, वैसे यहां भी आ जाएगा कि डी पॉजिटिव में आप देखोगे एच के बाहर लाई कर रहा है, और डी पॉजिटिव इसका मतलब हुआ 2 रूट्स आएंगे। यानी कि हम लोग बाहर वाले पॉइंट से कितने टेंजेंट्स बनेंगे मेरे भाई, 2, है ना। कोई बोले अंदर वाले पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे, एकदम झुंझुना, कुछ नहीं बनेगा, है ना। और कोई बोले कि ऑन द एलिप्स अगर कोई पॉइंट ले लिया तो एक टेंजेंट बनेगा, है ना, डी इक्वल टू 0 करोगे तो S1 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई बात, है ना। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर ये जो 2 टेंजेंट्स हैं इसके रूट m1 m2 है बॉस,
है ना। तो यहां से हमारे पास m1 प्लस m2 आ जाएगा। चाहो तो पहले इसको लिख लो, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर, है ना, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 2khm प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। और इसके रूट अगर दो हैं m1 m2, तो यानी यहां से इसके रूट्स m1 m2 मतलब इस h कॉमा k से जो पॉइंट्स, सॉरी, इस h कॉमा k से जो दो टेंजेंट्स हैं उसके एक स्लोप m1 है और दूसरा स्लोप किसके बराबर है, m2, है ना। तो यानी यहां से m1 प्लस m2 क्या आएगा, यहां से m1 प्लस m2 आएगा बच्चों 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज आएगी m1 प्लस m2, है ना। कोई पूछे सर m1 m2 कितना आएगा, तो m1 m2 आएगा k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्लियर, क्लियर है सब कुछ, ये चीज आएगी। तो अब यहां से फिर से उस पे आ जाते हैं, टू फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, to find the locus of the point of intersection of the tangents, point of intersection of tangents, है ना, point of intersection of tangents which includes an angle theta, which includes an angle theta between them। तो अगर कोई कहता है कि भाई अब एक लोकस बताओ, किसका लोकस बताओ, है ना, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ, मतलब इस h कॉमा k के, सच दैट कि जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच का एंगल थीटा, है ना। टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताओ अगर दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है ना, जो दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है वो किसके बराबर हो, वो हो थीटा के बराबर। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका क्या मतलब हुआ भैया, इसका मतलब हुआ कि tan थीटा, और tan थीटा फॉर्मूला याद कीजिए, मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। याद कीजिए इसको हम m1 माइनस m2 को कैसे, ये सब पहले करके दिखाया जा चुका है ना। तो लिखिए मॉड ऑफ m1 माइनस m2 को कैसे लिखेंगे, ऊपर रूट अंडर क्या लिखेंगे भैया, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2 और अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब क्या करोगे सर, अरे भाई सब कुछ निकाला हुआ है, हम देख सकते हैं कि m1 प्लस m2 यहां से 2hk अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, रख दीजिएगा क्या, बिल्कुल रख देंगे सर। और इधर से k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इन दोनों जगहों पर रखिएगा तो लोकस आ जाएगा। अभी मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूं, आप समझदार हैं, मैंने आपको बतला दिया कि भाई यहां से ये सब रखकर इंपोर्ट करके इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। समझ में आ गई बात। अब सुनिएगा, थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दिया रहे तो फिर सिंप्लीफाई करने का मजा ही और है ना। तो अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, आप समझ गए होंगे कि इसके बाद ये रखने के बाद सिंप्लीफाई होगा और आपके पास HK में लोकस आ जाएगा। अब लेकिन हम एक केस डिस्कस करते हैं, थीटा 90 डिग्री वाला। याद कीजिए क्या होता था 90 डिग्री पे, तो सर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे जहां तक मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं कि सर ये डायरेक्टर सर्कल होता था। बहुत सही भाई, क्या घुटने में दम है तुम्हारे, मजा आ गया। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे कौन सी चीज बनती है भैया, डायरेक्टर सर्कल। तो थीटा 90 डिग्री डायरेक्टर सर्कल मतलब m1 m2 माइनस 1, m1 m2 माइनस 1, तो यानी वहां से उठाइए, है ना, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। ठीक है बात। अब इसके बाद कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या कीजिए h की जगह x, k की जगह y, क्रॉस मल्टीप्लाई h की जगह x, k की जगह y, और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो हम लोग बोले इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले जाइए, तो अपने आप बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, h की जगह x, k की जगह y, और फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई, और अपने आप फटाफट दौड़ता भागता हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये किसकी इक्वेशन है सर, ये किसकी इक्वेशन है, ये है डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन। ये है भाइयों और बहनों, दिलों को थाम कर बैठिए और देखिए, ये है आपका प्यारा डायरेक्टर सर्कल, राइट। तो हाल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस बार देख सकते हैं कि ये एक सर्कल ही है ना। तो पहले यहां तक लिखिए, फिर कुछ लाइनें, चंद लाइनें हम इंग्लिश में बताएंगे आपको, है ना। तो पहले यहां तक लिख लीजिए, लिख लिया तो डन कर दीजिए।
ओके तो डन है, तो लिखिएगा हेंस द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स hence the director circle of the ellipse okay hence the director circle of the ellipse is a concentric circle hence the director circle of the ellipse is a concentric circle hence the director circle of the ellipse hence the director circle of the ellipse is a concentric circle hence the director circle of the ellipse is a concentric circle concentric circle मतलब जो एलिप्स का सेंटर है वही डायरेक्टर सर्कल का भी सेंटर है ना hence the डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल concentric मतलब दोनों के सेंटर क्या होंगे सेम एलिप्स और सर्कल के concentric circle whose radius is रेडियस है आप इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका रेडियस आएगा आपका रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस के एक्सट्रीमिटी के बीच का डिस्टेंस है। जैसे अगर आप देखो तो ये पॉइंट है बच्चों a, 0 और ये पॉइंट है आपका 0, b तो इनके बीच की जो दूरी है ना वही है आपकी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बीच की दूरी and whose radius is the distance between the extremities of major axis and minor axis and whose radius is distance between the extremities of the major axis and the minor axis distance between the extremities of major axis and the minor axis देख लीजिएगा, लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है नेक्स्ट एक लाइन और लिखिएगा है ना, वैसे तो इजी है। इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल सर्कमस्क्राइब्स एन एलिप्स if a right angle triangle circumscribes an ellipse then the locus of its orthocenter if a right angle triangle circumscribes an ellipse then the locus of its orthocenter is क्या होगा डायरेक्टर सर्कल ऑफ द एलिप्स then the locus of its orthocenter is the director circle of the ellipse कहने का मतलब क्या है बच्चों then the locus of its orthocenter is the director circle of the ellipse कहने का मतलब क्या है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल इस एलिप्स को सर्कमस्क्राइब करता है बॉस एक राइट एंगल ट्राइंगल इस एलिप्स को सर्कमस्क्राइब करता है ठीक है भाई तो अगर हम लोग बोलेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल इस एलिप्स को सर्कमस्क्राइब करता है तो मान लीजिए कुछ इस तरह का है देख लीजिए तो हमने कहा भाई साहब कि एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जो इस एलिप्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है लाइक दिस जो इस एलिप्स को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब कोई बोले इसके ऑर्थो सेंटर का लोकस तो ऑर्थो सेंटर तो यही हो गया ना तो इफ दिस इज ऑर्थो सेंटर और इसका लोकस पूछ रहा है तो ये एक तरीके से क्या दिख रहा है ये एक तरीके से ऐसा ही दिख रहा है ना कि यहां से जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका जो लोकस होगा वो डायरेक्टर सर्कल ही होगा है ना क्या होगा लोकस क्या होगा लोकस इज डायरेक्टर सर्कल बहुत ऑब्वियस बात है ना समझ गए होंगे तो लोकस इज गोइंग टू बी द डीसी द डायरेक्टर सर्कल ठीक है अगर हो गया हो तो हम लोग थोड़े सवाल पे आगे बढ़ेंगे
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द टेंजेंट टू द एलिप्स find the tangent to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12. Find the tangent to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12 parallel to the line है ना। करके बताइए फटाफट से। y plus 2x equal to 4 parallel to the line y plus 2x equal to 4 करके बताइए बच्चों फटाफट से। ओके गाइस, देखते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके पहले तो लिखिए। है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बटा 4 प्लस वाई स्क्वायर बटा 3 इक्वल टू 1। यानी हम लोग बोल सकते हैं ए स्क्वायर हो गया 4 और बी स्क्वायर क्या हो गया 3। 12 से डिवाइड कर दिया ना, 12 से डिवाइड कर दिया। अगर 12 से डिवाइड करोगे तो 3/12, तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा और ये तो पूरा पूरा जाएगा, है ना। तो ये बन जाएगा। तो ए स्क्वायर इज 4 एंड बी स्क्वायर मैंने क्या डाल दिया भैया 3 के बराबर, है ना। ये आप देख लीजिए। और स्लोप की वैल्यू यहां से, है ना, गलत मत कर दीजिएगा। ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x प्लस कॉफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव यानी कि -2। यानी हम क्या लिखेंगे भैया y इक्वल टू mx, mx में आएगा -2x और प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर m स्क्वायर, तो a स्क्वायर m स्क्वायर मतलब 4 और प्लस b स्क्वायर मतलब 3। यानी हमारे पास क्या आ रहा है y इक्वल टू -2x और प्लस माइनस 16 और प्लस 3 19। यानी दिस इज द लोकस y इक्वल टू -2x, बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने। -2x प्लस माइनस रूट अंडर 19, है ना। देख लो बच्चों एक बार। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अगले सवाल पे चलेंगे। चलो जी अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट find the equation of tangent to the ellipse find the equation of the tangent to the ellipse 9x square plus 16y square equal to 144, है ना, 144 passing from 2, 3। find the equation of tangent to the ellipse this passing from 2, 3, है ना। तो चलो निकाल के बताओ। ओके चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 144 से डिवाइड कीजिए। तो 144 से डिवाइड कीजिएगा तो ओवरऑल ऐसा कुछ बनेगा। तो ये तो गया, है ना, ये 16 टाइम्स गया और ये भी गया। तो यानी हम लोग हो सकते हैं जो हमारा एलिप्स आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। और साथ ही साथ बोल रहे हैं क्या कि इस एलिप्स को एक टेंजेंट चाहिए 2, 3 से पास करता हुआ, है ना। तो हमने कहा भाई बनाते हैं, थोड़ा तो बनाते हैं। तो 2, 3 से पास करता हुआ, है ना, 2, 3 से पास करता हुआ। चलिए बनाते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए कि आपने बनाया भाई ऐसा कुछ 2, 3 से पास करता हुआ, ठीक है, ऐसा 2, 3 से पास करता हुआ। वैसे तो ये कैसे ही दिख रहा है 3, 0, 3, है ना।
है ना। वैसे तो एक तो ऐसा ही दिख रहा है मेरे को कुछ ऐसा ही होगा, और दूसरा कुछ ऐसा होगा, क्योंकि ये पॉइंट है 0,3 ना। तो एक तो y इक्वल टू, एक तो y इक्वल टू 3 ऐसे ही दिख रहा है मेरे को, है ना। बाकी दूसरा वाला हमें निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि हमें इसमें a स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। a स्क्वायर है भाई 16, b स्क्वायर है भाई 9। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट अंडर a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा कुछ। और हमने बोला साहब कि इस टेंजेंट को पास कराइए 2,3 से, कराइए। तो y की जगह 3 और x की जगह 2 रखिएगा, तो ये 3 माइनस 2m का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दिया। अब दोनों साइड स्क्वायर भी कर लीजिए, तो इधर 9 प्लस 4m स्क्वायर और 3 दूनी 6 दूनी 12, 12m एंड 16m स्क्वायर प्लस 9। तो ये गया। अब इसको इधर लाइएगा तो ये बनेगा 12m स्क्वायर प्लस 12m इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो यानी यहां से m की वैल्यू होगी 0 एंड -1। अब जैसे ही तुमने m 0 और -1 सोचा, तो बहुत सारे बच्चे यहां गलती करते हैं कि m को जैसे इसमें 0 रखेंगे, है ना, m इक्वल टू 0, तो उनको ऐसा लग रहा है कि y को m को 0 रखा तो यहां पे 0 रखेंगे तो y इक्वल टू आ रहा है +-3, ऐसा। बट बेटा दो टेंजेंट नहीं आएगा, सुनेंगे क्यों ऐसा है ना। ऐसे ही जब m को आपने -1 लिया तो यहां से आएगा y इक्वल टू -x प्लस माइनस, सुनना ध्यान से। और यहां -1 रखा तो स्क्वायर हो जाएगा 1, 16 9 25, तो +-5। ये सबके सब नहीं आएंगे, है ना, 4 टेंजेंट हो जाएंगे, नहीं तो 2,3 से। तो से 2,3 से पास करने वाले तो सिर्फ 2 ही टेंजेंट हो गया। इसमें -3 वाला टेंजेंट जो है ना, y इक्वल टू -3 वाला, वो 2,3 से पास नहीं कर सकता साहब। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू -3 वाला टेंजेंट तो ऐसा होगा, अ टेंजेंट लाइक दिस। y इक्वल टू -3 वाला जो टेंजेंट होगा ऐसा होगा। ये 2,3 से कभी भी पास नहीं कर सकता है। तो पहली चीज तो ये समझ में आ गई। यहां दो टेंजेंट है, तो इसमें एक ही टेंजेंट आएगा y इक्वल टू -x प्लस 5, क्योंकि ये 2,3 सेटिस्फाई करता है। आप देख सकते हो दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये 2,3 सेटिस्फाई करता है। लेकिन कोई बोले -5 वाला, तो x प्लस वाई इक्वल टू जो -5 है ना बॉस, ये 2,3 को सेटिस्फाई नहीं करता, ये नहीं करता। यानी हमारे पास जो टेंजेंट, हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा और ये वाला होगा। दीज टू मस्ट बी आवर आंसर्स। क्लियर है? आपको बोले जो बचा हुआ दो टेंजेंट है वो सर, तो बेटा यहां से एक पॉइंट होगा ना -2, -3। अगर क्वेश्चन होता -2, -3 से टेंजेंट बनाइए, तो इक्वेशन उसकी भी यही बनती दोस्त। क्यों सर? क्योंकि जब आप -2, -3 से टेंजेंट लिखिएगा ना, तो यहां पे क्या बनेगा, -3, यहां -2m आएगा तो +2m, और इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 16m स्क्वायर प्लस 9। स्क्वायर करने पे, स्क्वायर करने पे आप देख सकते हो कि इसका ही स्क्वायर बनेगा फिर से, और राइट हैंड साइड में ये, मतलब सेम टू सेम डिट्टो वही इक्वेशन बनेगी जब आप टेंजेंट निकालते हैं -2, -3 से। तो अब समझे कि वो जो दो बच गया टेंजेंट वो कहां से है, वो भी टेंजेंट है, लेकिन वो 2,3 वाले टेंजेंट्स नहीं है, वो है -2, -3 वाले टेंजेंट्स। यानी मेरा आंसर तो ये होगा जब 2,3 पूछेगा। लेकिन अगर -2, -3 पूछेगा तो मेरा आंसर m की वैल्यू सॉरी y इक्वल टू -3 और x प्लस वाई इक्वल टू -5 वाला होगा। तो समझ में आ रहा है ना कि स्क्वायरिंग की वजह से एक्स्ट्रा चीजें बन रही हैं यहां पे, देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो बताओ। चलिए बच्चों, अगर डन है तो फिर हम अगले सवाल पे चल रहे हैं ना, अगले सवाल पे चल रहे हैं। टेंजेंट टू अ स्टैंडर्ड एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स मतलब वही x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। टेंजेंट टू स्टैंडर्ड एलिप्स मेक्स एंगल्स θ1 and θ2 with मेजर एक्सेस, या एक्स एक्सेस लिख लो, ज्यादा बढ़िया। फाइंड द लोकस
find the locus of their point of intersection if cot theta 1 plus cot theta 2 equal to m square. m ऑलरेडी r स्क्वायर. दो बच्चों, सिंपल सी बात है ना. ये वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी इस तरह की चीज कैलकुलेट करा रखी है, तो मैं डायरेक्ट उसका यूज ही करूंगा, है ना. फिर से बहुत ज्यादा देखना आराम से, है ना. कि हम लोग लेके टेंजेंट से, है ना, कहां से, किसी पॉइंट h, k से जिसका लोकस निकालना है, और बोला कि ये जो है ये मेजर एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहे हैं थीटा 1 थीटा 2. मतलब अगर ये मेजर एक्सिस के साथ एंगल्स थीटा 1 थीटा 2 बना रहे हैं, मतलब ये थीटा 1 है मान लीजिए और ये थीटा 2 है, और ये जो पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है h, k. तो ये बोल रहा है क्या कि x एक्सिस और y एक्सिस के साथ, सॉरी x एक्सिस के साथ यानी कि मेजर एक्सिस के साथ ये जो टेंजेंट्स हैं वो थीटा 1 थीटा 2 एंगल बना रहे हैं, है ना. तो मैं क्या बोलूंगा यार कि h, k से जो दो टेंजेंट पास कर रहे हैं उसमें अगर एक का स्लोप m1 है और एक का स्लोप m2 है, तो m1 है tan थीटा 1. क्या बोलते हो, m1 ही तो हुआ tan थीटा 1 और m2 क्या है tan थीटा 2. यानी जो हमें सवाल पूछ रहा है वो तो बहुत ही अव्वल दर्जे का सिंपल सवाल है कि भाई cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2 इज r स्क्वायर, मतलब 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 इज r स्क्वायर. m1 m2 वाली इक्वेशन याद है कैसे बनती थी? यस सर, m1 m2 वाली इक्वेशन मुझे याद है कैसे बनती थी, कि सबसे पहले स्लोप फॉर्म में लिखिए आप टेंजेंट की इक्वेशन को. स्लोप फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के बाद m1 m2 वाली इक्वेशन बनाने के लिए hk से पास कराते हैं. तो जब आप इसको hk से पास करा के दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा भाई, तो वो m1 m2 वाली इक्वेशन बनती है. बस इतना ही सा तो पेन लेना है, इतना ही सा लोड लेना है, हो गया काम. अब इसके बाद सीधा सीधा देखिएगा तो एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सीधा 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 देखना है ना, -2 HK प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, यही है. और इसी के रूट से बच्चों m1 m2, तो बन गया m1 m2 वाला इक्वेशन. अब यहां से अगर एलसीएम लें तो हमारे पास ये कंडीशन बोलता है, तो ये तो डायरेक्टली सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखने वाली बात हो गई यार. सम ऑफ रूट्स वहां से क्या आएगा 2HK अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा भाई, तो के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ऐसा ही बनेगा, आप सोचो खुद ही. एंड दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो मुझे लग रहा है बच्चों ये कैंसल आउट हो जाएगा. h की जगह x, k की जगह y रखोगे तो दिस इज 2xy इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर है क्या भाई लोकस, क्लियर है क्या लोकस? तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया सर, देख लो. यस बिल्कुल सही है आप लोगों का. चले भाई एक दो सवाल लिख देते हैं ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं होमवर्क डिस्कशन पे. तो होमवर्क देख लीजिए आप लोग एक बार, क्या है आप लोगों के पास होमवर्क क्वेश्चंस. पहला है two tangents to a standard ellipse intersect at right angles. Two tangents to a standard ellipse intersect at right angles. Prove that the sum of squares of chords
विच द ऑक्सिलरी सर्कल intersects on them is constant, है ना। एक तो ये, दूसरा है find the locus of the feet of perpendicular on a tangent एक मिनट, पता नहीं क्या लिख दिया। फाइंड द लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सॉरी, फ्रॉम सेंटर अपॉन अ वेरिएबल टेंजेंट, upon a variable tangent to the standard ellipse। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये दोनों क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना। और अगर आपके होमवर्क में कोई डाउट वगैरह है तो वो बता दीजिए। ओके, तो इसका मेरे ख्याल से अब बाकी सारी एक्सरसाइज हो ही गई हैं, तो होमवर्क में अब लास्ट है शायद, है ना। फिर उसके अगली क्लास से हम एलिप्स के बारे में होमवर्क देखेंगे। एक्सरसाइज 2 रिमेनिंग और 3, 4 मेरे ख्याल से हम बात कर चुके हैं, है ना। आपके डाउट नहीं है तो वो एक अलग बात है। और एक्सरसाइज 6 भी रिमेनिंग। तो मेरे ख्याल से 3, 4 सब होमवर्क में जा चुके हैं और सबके डिस्कशन डेट पे पूछा जा चुका है, तो सबका जो भी डाउट वगैरह था वो सब हो चुका है। तो अब सिर्फ एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 6 का बचा हुआ है, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा सो दैट हम अगली क्लास से आपको, है ना, पैराबोला का, किसका, सॉरी हाँ, एलिप्स का होमवर्क दे पाए, है ना। तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू ऑल।